नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल नोएडा दौरे पे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का यानी जो कार्यक्रम स्थल है वहां का निरीक्षण करेंगे। नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण भी करेंगे और 157 करोड़ की लागत से सिटी बस टर्मिनल बना है और मुख्यमंत्री योगी यहां कल पहुंचेंगे और प्रशासन पूरी तरह से यहां पे एक्टिव दिखाई दिया। नोएडा से निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, कल मुख्यमंत्री नोएडा आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्या कार्यक्रम? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल सबसे पहले बागपत पहुंचेंगे, बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। हालांकि जो समय बताया जा रहा है कि 2 बजे जेवर एयरपोर्ट उनका हेलीपैड पहुंचेगा और सीएम उसके बाद 2 बजे से लेकर 2:45 पर निर्माणाधीन जो जेवर एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जीबीओ में, उसके बाद लोगों से भी मीटिंग करेंगे। इसके बाद जो मोदी जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसके स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी अलर्ट कर दी गई है, जो कि अन्य जनपदों से भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है। हालांकि कई कार्यक्रम का जो है लगातार मुख्यमंत्री जो है इसमें निरीक्षण करेंगे, साथ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का भी औचक निरीक्षण करके जानकारी लेंगे। ऐसे में निशांत, जो कि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन चल चूंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसका वो निरीक्षण भी करेंगे। कोशिश यही है कि कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाया जाए और नोएडा जिसके कई मिथक थे उनको तो वो पहले ही तोड़ चुके हैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक्सपो मार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए देश के जो प्रधानमंत्री है वो वहां पर आ रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिसको लेकर एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दौरा करके निरीक्षण करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। हालांकि अधिकारियों के साथ भी घंटों भर मीटिंग की जाएगी। उनके बाद में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, जिसमें देखा जाएगा कि कितनी फोर्स कहां कहां लगाई जाएगी और क्या 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 कार्यक्रम होगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम का निरीक्षण लिया जाएगा, पूरा अपडेट लिया जाएगा। जिले के जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है, चाहे हम पुलिस कमिश्नर की बात करें, डीएम की बात करें या नोएडा अथॉरिटी की बात करें, जो अथॉरिटी है हमारी यहाँ डीएम और जो यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सारे अधिकारी लगभग मौजूद रहेंगे, नेता मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। ऐसे में चूंकि निशांत 157 करोड़ की लागत से सिटी बस टर्मिनल बना है, इसके बनने के बाद ये कितनी राहत यहाँ पे लोगों को रहेगी और किस तरह से कनेक्टिविटी पे तो पहले से ही जोर रहा है योगी आदित्यनाथ का, यहाँ पे और बड़ी राहत होगी लोगों के लिए? हाँ, देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, नोएडा एक हाईटेक सिटी है। हाईटेक सिटी होते हुए लगातार यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको लेकर आमन गमन में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सिटी बस का एक टर्मिनल बनाया गया। बाकायदा उसका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। हालांकि उसका भी निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं अब जो है उनसे लोगों को लाभ मिलेगा और जो बेहतर सुविधा देने की जो बात लगातार योगी सरकार कर रही है उसका निरीक्षण किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा आएंगे और यहाँ पे बड़ी सौगात लोगों को देने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो यहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ कल बागपत के भी दौरे पे रहेंगे और हेलीकॉप्टर से लगभग 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद मवी कला गांव में स्थित खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे और जिले की प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनसे वो संवाद भी करेंगे। सीएम योगी सीएचसी भी पहुंचेंगे और सीएचसी में मोबाइल हेल्थ एटीएम सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पुराने कस्बे में नमामि गंगे योजना के तहत बनकर तैयार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे। कई कार्यक्रम है कल यहाँ पे और लगातार वो चूंकि अलग अलग जिलों का दौरा करके जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी ना रहे, कोई लापरवाही ना हो, योजनाओं में तेजी लाई जाए, अनियमितता किसी तरह की ना हो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बागपत पहुंचेंगे। कल 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पर उतरेगा
उसके बाद बागपत के स्वामी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एटीएम हेल्थ मशीन का उद्घाटन करेंगे और बागपत के खेकड़ा का खेल स्टेडियम में भी उनका निरीक्षण करेंगे। बागपत कलेक्ट्रेट पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें बागपत के प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के साथ मैं विकास शर्मा, बागपत। और खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र की तर्ज पे बनेगी यूपी में नीति आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने पे फोकस रहेगा। राज्य सरकार ने प्रारंभिक खाका भी तैयार किया है और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी के सामने पेश की जाएगी रिपोर्ट और प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग का गठन होगा। और लखनऊ में अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है और इसी पर डीजी फायर अविनाश चंद्र से न्यूज़ वन इंडिया की संवाददाता ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूरे प्रदेश में लगातार फायर विभाग की तरफ से अभियान चलाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो होटल्स हों, शॉपिंग मॉल हों, स्कूल हों या फिर होटल्स हों, उनके पास एनओसी है, फायर सिस्टम है कि नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी फायर सर हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में आप अभियान चला रहे हैं। कैसे अभियान चलाया जा रहा है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसी आपात स्थिति से निपटा जाए? लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं। जितने भी इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, होटल्स हों, बड़े बड़े टावर्स हों जिसमें लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स रहती हैं, वहाँ पर जा कर के लोगों को एकत्र करके उनको एजुकेट किया जा रहा है। उनका फायर ऑडिट किया जा रहा है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम उनके यहाँ लगा हुआ है वो फंक्शनल है कि नहीं है। सर, हमारी टीम ने भी कई जनपदों में पड़ताल की है, चाहे गाजियाबाद की बात करें तो 100 से ज़्यादा प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो मानकों को नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर कैसे चेकिंग अभियान चलाया जाएगा? खासतौर पर अगर हम लखनऊ के चारबाग की बात करें, वहाँ तमाम होटल्स हैं जहाँ गलियाँ छोटी हैं लेकिन मानकों के विपरीत वहाँ एनओसी जारी की गई है। ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, जो मानकों के विपरीत जिस अधिकारी ने जब भी एनओसी जारी किया है, जो स्पेसिफिक कंप्लेंट हमारे पास आएगी उसकी जांच करवा के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा और अगर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है तो उनके खिलाफ वो भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मात्र एनओसी निर्गत कर देने से फायर सेफ्टी नहीं हो जाती। फायर सेफ्टी तब होती है जब आप जो फायर सेफ्टी के सिस्टम्स लगे हुए हैं उसको फंक्शनल रखते हैं, उसको समय समय पर उसका रिहर्सल करते हैं और टेस्टिंग करते रहते हैं और मेंटली अलर्ट रहते हैं कि फायर की स्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको ये मेंटल अलर्टनेस और तैयारी नहीं है तो फिर फायर की स्थिति में आदमी पैनिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो पैनिक से डैमेज होता है। दूसरे नंबर का डैमेज स्मोक से होता है और तब कहीं जा कर के फायर से डैमेज होता है। तो फायर लगने की स्थिति में आदमी धैर्य संयम से काम ले, मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि सीढ़ी किधर है, कैसे उस तक पहुँचा सकता है। और होटल्स में और हॉस्पिटल्स में विशेष तौर पे आजकल इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स आ गए हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स अगर कोई उनका सिस्टम फेल हो रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक के मोड में रहते हैं और सारा सिस्टम जो है लॉक हो जाता है। सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक हो जाते हैं, कॉरिडोर्स लॉक हो जाते हैं। इनको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन सिस्टम में रखना चाहिए, जिससे अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो अपने आप दरवाज़ा खिड़की सब खुल जाएं, जिससे लोग वापस जा सकें। इसमें वृहद स्तर पे हम लोग स्कूल कॉलेजों में जा कर के, रेजिडेंशियल कॉलेज में जा कर के, हॉस्पिटल्स में जा कर के, सब जगह जा कर के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। सोशल मीडिया का भी वृहद स्तर पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल हमारा कि प्रदेश के तमाम जनपद ऐसे हैं जहां लंबे अरसे से सीएफओ के पद पर तमाम जो अधिकारी हैं काबिज हैं, तो उनको कैसे देखा जाएगा? क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब कोई अधिकारी लंबे समय तक कहीं तैनात रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो उनके नीचे के कर्मचारी होते हैं वो लापरवाही बरतने लगते हैं। उसमें कार्रवाई चल रही है और जो लंबे समय से जमे हैं उनको सबको हटाया जाएगा। धन्यवाद सर, आपका न्यूज़ वन इंडिया चैनल से बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डीजी फायर अविनाश सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फायर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो फायर उपकरण है उनको चेक करने की कार्रवाई भी लगातार प्रचलित है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।
और उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पूर्व आईपीएस आरके चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। मैं कहूँगा कि ये बेसिर पैर की अफवाहें हैं और इस तरह के इंसिडेंट हमेशा होते आए हैं। एक्चुअली ये एक भीड़ की मानसिकता है, 2-4 घटनाएं हो जाती हैं और उसको कनेक्ट करके पूरे इलाके में अफवाह फैल जाती है, जैसा कि इस समय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई स्टेट्स में और लगातार, चाहे यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, हर जगह हो रहा है। तो ओवरऑल मिलाकर के ये भीड़ तंत्र है। अब आपने एक सवाल पूछा कि इस पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए। इस पर नियंत्रण बिल्कुल तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा तंत्र है, जो सरकारी पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको जन जागरूकता के साथ साथ प्रिवेंटिव भी एक्शन लेना पड़ेगा। जो लोग इसके फैलाने में एक्टिव रोल कर रहे हैं, क्योंकि शरारती तत्व हर जगह होते हैं। किसी का कुछ उद्देश्य होता है, किसी का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ लोग केवल शरारतन ये सब करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और प्रिवेंटिव अरेस्ट करना शुरू करें। मुझे नहीं लगता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा ये फैल पाएगा। और खबर लखनऊ से है, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सभी जानकारियां जुटाई जाएंगी। 15 अक्टूबर तक पूरा होगा ये सर्वे और 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। योगी सरकार के आदेश पर मदरसों का सर्वे हो रहा है और 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो योगी सरकार के आदेश पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। तो 7वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई। इसके इतिहास के बारे में अगर आपको बताएं तो उस पर थोड़ी नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और मदरसों की स्थापना का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना था। तो आगे चलकर शिक्षा के केंद्र में मदरसे जो हैं वो विकसित हुए और यहां पे अब इन्हें और अधिक आधुनिक बनाने की तैयारी है। 19वीं और 20वीं सदी की अगर बात करें तो मिशनरी स्कूलों से इन्हें चुनौती मिली और मिशनरी स्कूलों की स्थापना का मकसद धर्म का प्रचार था। मिशनरी स्कूलों में विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी की शिक्षा को आधार बनाया गया। देखिए किस राज्य में कितने मदरसे हैं, अगर उसकी हम बात करें तो यूपी में 11,621 हैं और इसमें से गैर मान्यता प्राप्त 2,907 हैं। इसी तरीके से अगला राज्य अगर एमपी की बात करें तो यहाँ पे 1,864 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 85 गैर मान्यता प्राप्त हैं। राजस्थान में 2,464 मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 29 की बात करें तो वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और पश्चिम बंगाल में 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 685 ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और इसी तरीके से राज्य दर राज्य असम की बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त एक भी नहीं है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त की संख्या काफी है। तो ये मदरसों को केंद्र सरकार से कितनी मदद मिली ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यूपी की अगर बात करें तो 14,528 करोड़ रुपए, असम की बात करें तो 179 करोड़, राजस्थान में 2,493 करोड़ और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल और अलग अलग राज्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे ये संख्या अलग हो जाती है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर में मुर्दा भी कमाता है 48,000 रुपए सालाना। मोदी नगर तहसील के लेखपाल का अजीब कारनामा सामने आया, जहां एक मृत व्यक्ति जिसको गुजरे अरसा हो गया, पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया था। इसके बावजूद भी मृतक का सालाना आय का प्रमाण पत्र जारी है और लेखपाल ने निवास प्रमाण पत्र में बताया कि पुराने पते पे निवास करता था। इसके बावजूद भी मृतक का सालाना आय का जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया गया। तो लेखपाल ने निवास प्रमाण पत्र में बताया पुराने पते पर करता है निवास। इस तरह की घपलेबाजी यहां पे हुई है। संज्ञान में आया है, प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई कठोर तरीके से की जाएगी। प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच कराने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके
बड़ा ही हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मृत व्यक्ति जिसको मरे हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, उसके बावजूद भी यदि सरकारी दस्तावेजों की बात करें, आय प्रमाण पत्र की बात करें, तो वह 48,000 रुपये सालाना कमा रहा है। यहीं पर बात नहीं रुकती है। इससे पहले भी यदि भ्रष्टाचार की बात करें तो तहसील प्रशासन पहले से ही सुर्खियों में रहा है, चाहे वो मरे हुए व्यक्ति की भूमि को बेचना हो या फिर सरकारी दस्तावेजों में नाम चढ़ाने के नाम पर अपने घर की और अपने पड़ोसी के मकान की पुताई कराने का मामला रहा हो, जिसमें लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया था। अभी एक मामला दोबारा से आया है, जिसमें मृत व्यक्ति 48,000 रुपये सालाना कमा रहा है और निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो वह आज भी अपने ही आवास पर रहता है। जैसा कि इस संबंध में जो यहाँ के तहसीलदार हैं हरि प्रताप सिंह, उनसे जब इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वह उसमें जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर महोबा से है, जहां भगवान की प्रतिमा की टाइल्स आपत्तिजनक जगह पे लगाई गई हैं और आपत्तिजनक स्थान पे टाइल्स लगाने पे हिंदू समर्थक भड़क उठे। 5 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सीएचसी के 2 डॉक्टर और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर हिंदू आस्था पे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। महोबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई का यह मामला है। और कानपुर के रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला मैच आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। ये मैच ग्रीन पार्क में दूधिया रोशनी में आज शाम 7:30 बजे से खेला जा रहा है और इंडिया लीजेंड टीम की कप्तानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक मैच खेले जाने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज समेत 8 देशों की टीमें मैच खेलेंगी। और इन सभी मैचों का मकसद है कि जिस तरह देश में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने और समाज को एक मैसेज देने के लिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कराई जा रही है। जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं हमारे, जैसे बड़े क्रिकेटर्स हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इरफान पठान, ऑल दोज प्लेयर्स, उनको लेके हमने ये सीरीज़ प्लान करी है। इस सीरीज़ के थ्रू हम रोड सेफ्टी का मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है हमारी पूरे भारतवर्ष में जिसकी वजह से हर रिलीजन के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का। तो हम एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में इस माध्यम के थ्रू कि रोड सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल कई लाख जाने सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में जाती हैं। जो लेजेंड क्रिकेटर्स। और कानपुर के जाम में श्रीलंका से आए इंटरनेशनल खिलाड़ी को जाम से 2-4 होना पड़ा। ट्रैफिक पुलिसिंग की लचर व्यवस्था के चलते श्रीलंका के वेटरन प्लेयर्स की पूरी टीम कई घंटों जाम में फंसी रही। वीआईपी रोड के परमिट तिराहे पे श्रीलंका की टीम का कानपुर के जाम का आखिर सामना हो ही गया और कानपुर के जाम का अंदाजा आम लोगों के साथ अब खिलाड़ियों को भी होने लगा है। और खबर हापुड़ के गांव लुखराड़ा के सिविलियन प्राथमिक विद्यालय की है, जहां 2 दिन पहले इस विद्यालय के कुछ बच्चों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मजदूरों की तरह बच्चों से चावल की बोरियां उठवाई जा रही थी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और हापुड़ बीएसए ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। जांच करने जैसे ही शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे तो प्रधान अध्यापक रीना वर्मा बौखला गई और वीडियो बनाने वाले पत्रकार को फोन कर धमकाने से भी नहीं घबराई। इस ऑडियो में मैडम पत्रकार पे एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे रही हैं, जिसका ऑडियो अब न्यूज़ 1 इंडिया के पास मौजूद है। तो बच्चों से कैसे काम करवाया जा रहा था, ये न्यूज़ 1 इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन जब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे पत्रकार पहुंचे तो फिर उनको धमकाया जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था और उन्हें एफआईआर की धमकी दी जा रही है। और अब खबर अयोध्या से है, जहां पावर कॉर्पोरेशन की दबंगई देखने को मिली। बिजली का खंभा गाड़ने के लिए धान की खड़ी फसल को जेसीबी से यहां पे खुदवा दिया गया और धान की फसल काटने का भी इंतजार नहीं किया।
सूखाग्रस्त में भी जो धान पैदा हो रहा है उसे भी पावर कॉरपोरेशन क्षतिग्रस्त कर रहा है। वहीं डीएम ने एसडीओ और एसओ ने वहां पे पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तुरंत वहां पे पहुंचे और वहां जाके जायजा लें। पूरा मामला पूरा कलंदर के अलावपुर गांव का है। खबर ललितपुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण पे प्रशासन का पंजा चला है और सरकारी जमीन पे बने मकानों पे बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई से पहले यहां से कब्जा मुक्त का नोटिस दिया गया था कि कब्जा हटा लिया जाए। एसडीएम तालबेहट के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया और कोतवाली तालबेहट के ककडारी गांव में बने अवैध मकान ध्वस्त किए गए। अगली खबर उन्नाव से है, जहां बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई और एक पुरुष और महिला को तालिबानी सजा दी गई। दोनों को बंधक बना के ग्रामीणों ने जमकर पीटा। महिला और युवक को रस्सियों से बांधकर पीटा गया। माखी थाना क्षेत्र के राव बाजार का यह मामला है और यह वीडियो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें दो लोगों को बेरहमी से बच्चा चोर समझ के पीटा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।